हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अच्छा अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्योग्राफी से संबंधित है। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 होगा। इसके पहले 2 पार्ट बना दिए गए प्रैक्टिस 1 के, जिसमें 30 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएसई में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ये आईएएस, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाएगा वो आपकी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा, और जिससे आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में अहम रोल अदा कर सकता है। सो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपके सामने हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसके 2 पार्ट होंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसको लास्ट तक बने रहिएगा, और मैं इस सारे विकल्प का जो है व्याख्या भी करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है डियर। तो ये सेशन जो है आप दूसरे लोगों के पास भी शेयर करिए। ग्रुप है, व्हाट्सएप है, या कहीं भी आप अपने जो ग्रुप्स बनाए हैं वहाँ पे शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस तरह के प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी प्रैक्टिस 2 का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सही सही सुमेलित है। क्या किलिमंजारो चिली में है? क्या एल्ब्रुस थाईलैंड में है? क्या एकांगुआ कनाडा में है? या माउंट किनावुल मलेशिया में है? इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। ये सब ज्वालामुखी पर्वत है। ये पूछा जा रहा है आपसे कहाँ पे है। कुछ पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए, इसका ऑप्शन तो आपका राइट डी हो जाएगा, क्योंकि माउंट किनाबुल जो है ये आपके मलेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये मलेशिया में स्थित है। और साथ ही साथ मैं इन चारों को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। किलिमंजारो कहाँ पे है? आपको पता होगा, ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका का देश है एक, तंजानिया, जहाँ पे ये शांत ज्वालामुखी वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया में, दक्षिण अफ्रीका का ये ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्ब्रुस कहाँ पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्ब्रुस थाईलैंड में तो बिल्कुल नहीं है। तो एल्ब्रुस कहाँ पे है आपका? ये एल्ब्रुस आपका रूस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये रूस में, एशिया महाद्वीप का एक ये देश है। नेक्स्ट देखते हैं, एकांगुआ कहाँ पे है। एकांगुआ आपको पता होगा कि सबसे ऊंचा है एकांगुआ, जो कि कनाडा में नहीं स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। ये तो कनाडा आपका यूएसए का ऊपर का पार्ट मिल जाएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका का, लेकिन एकांगुआ की बात किया जा रहा है तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। माउंट किनाबुल कहाँ पे है? ये रूस में है। सॉरी, ये माउंट किनाबुल ये पूछा जा रहा है, तो ये मलेशिया में आपका सही है। ये सही ऑप्शन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। एल्ब्रुस कहाँ पे है? एल्ब्रुस रूस में है। एकांगुआ कहाँ पे है? ये आपका अर्जेंटीना में है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये सेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन को पूरा देखिए। 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे ऐसे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपके एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जिस नेट जेआरएफ का भी देखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है आप प्लीज़ मिस मत करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मालदीव निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। अगर आप ज्योग्राफी के रियल में स्टूडेंट हैं, या फिर किसी वनडे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हर वनडे एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मालदीव जो देश है ये किस महासागर में स्थित है? क्या उत्तरी अटलांटिक महासागर में है? क्या हिंद महासागर में है? क्या प्रशांत महासागर में है? क्या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है? तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का ये मालदीव है, जो कि आपको पता होगा ये ये आसियान का सदस्य देश भी है, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है।
हिंद महासागर में, यानी कि भारत के दक्षिण में आप इंडिया का मैप जब ड्रा करेंगे ऐसे, तो इंडिया के मैप में जब आप ड्रा करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे श्रीलंका है, फिर यहाँ पे आपका मिनिकॉय द्वीप है जो आपका लक्षद्वीप है, फिर यही नीचे आपका पड़ जाता है मालदीव, छोटा सा देश है जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर बताना आपको याद रखना है। और गर्त की बात करेगा तो इसी प्रशांत महासागर में आपका मेरियाना ट्रेंच है। क्या है? मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई लगभग 1122 और 1133 दिया रहता है, लेकिन आपके लिए साइंटिफिक यानी कि जो मान्य गहराई है इसकी 1122 है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो देखिए निम्नलिखित में से नियोजित नगर है, निम्नलिखित में से नियोजित नगर है, तो आपको बताना है नियोजित नगर कौन सा है। कोलकाता है क्या, नई दिल्ली है क्या, मुंबई है क्या, चंडीगढ़ है। तो मैं आपको बता दूं नियोजित नगर, इसमें आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंडीगढ़। नियोजित नगर देखिए कोलकाता, नई दिल्ली तथा मुंबई नगर अपनी सामरिक स्थितियों के कारण जो है प्राचीन आबाद क्षेत्र रहे हैं जहां का बसाव स्थानांतरण से प्रभावित रहा है, जबकि चंडीगढ़ की बात किया जाए तो यह एक नियोजित नगर है। इस तरह के निर्माण की योजना 1950 में जो है एक अल्बर्ट मेयर ने तैयार की थी। तो ये बात आपको रखना है। जैसे कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली, ये तो आपको इसे समझ में आ रहा है कि ये लोग महानगर हैं, बट ये चंडीगढ़ जो है आपका ये नियोजित नगर या बसाया हुआ है। ठीक है, बसाया ये भी गया है, बट ये क्या किया गया है, किसी के द्वारा सुधार के द्वारा, जैसे एक मैंने बताया अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था 1950 में चंडीगढ़ का। ठीक है, और इससे पहले का ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेरी एक नस्ल है। खेरी किसकी नस्ल है? बकरी की है, ऊँट की है, भैंस की है कि भेड़ की? खेरी नस्ल जो है ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो खेरी नस्ल किसकी है? ये भेड़ की नस्ल है, खेरी नस्ल, जो कि ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान की ये भेड़ की नस्ल है खेरी, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, कह सकते हैं हम जोधपुर ज़िले में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये सफ़ेद ऊन के लिए जो है प्रसिद्ध है। खेरी भेड़ खेरी भेड़ से कौन सा ऊन प्राप्त होता है? सफ़ेद ऊन की प्राप्ति होती है। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट जी जो ये तथ्य आपको बहुत ही बारीकी से आपको याद करना है और दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन आते ही आपको पता चल जाए कि आपने ये स्टडी विद नीतीश पे क्या प्रैक्टिस किया था और उसका क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आपसे कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, मैदान से हिमालय तक जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे हम उत्तर से किधर जाते हैं? दक्षिण, ये है उत्तर से दक्षिण जाते हैं, तो मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हमें क्या पाते हैं? हम क्या पाते हैं? सॉरी, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना, लेकिन मैं उत्तर से दक्षिण बताया हूँ, यहाँ पे उत्तर दक्षिण से उत्तर बोला है। कि देखिए सपोज दैट ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से किधर जाते हैं? उत्तर जाते हैं। उत्तर का मतलब ये है उत्तर, ये है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ये हम इधर से इधर जब जाएंगे तो मैदान से हिमालय तक जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? जैसे हम इंडिया में आप निकलें, दक्षिणी इंडिया से निकलें, आप दक्षिणी भारत से निकले, तो ऊपर जाएंगे जैसे जैसे आपको पता है हिमालय अपना अपना जो है एकदम नॉर्थ में है, उत्तर में है। तो हमें क्या मिलता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहले उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका मिलेगा, पठारी मैदानी, फिर आपका पर्वतीय इलाका मिलेगा। तो कह रहा है कि हम क्या पाते हैं? ब्लैक पर्वत श्रृंखला पाते हैं, या बलित पर्वत श्रृंखलाएँ पाते हैं, या भ्रंश पर्वत श्रृंखलाएँ पाते हैं, या फिर अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएँ पाते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण से हिमालय की ओर, मैदान से हिमालय तक जाते हैं, जैसे मैदानी भाग है, यानी कि मैदानी भाग से जब हिमालय की ओर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बलित पर्वत मिलेगा, ब्लैक पर्वत मिलेगा, भ्रंश पर्वत मिलेगा कि अवशिष्ट पर्वत मिलेगा? ये सिंपल सी बात है। तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा बलित पर्वत। यानी कि आपको पता होगा जो ये इंडिया है,
सपोज दैट ये क्या है, आपका इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, आपकी बात कर रहा है, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे हिमालय बसा हुआ है, हिमालय है, तो आपको पता होगा पहले क्या है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद क्या है, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको कहते हैं, इसके बाद शिवालिक है, इसके बाद आपका मैदान पड़ता है। तो ये चारों पार्ट क्या है, आपके हिमालय के ही भाग हैं। तो अगर ये आपसे पूछ रहा है मैदानी से, इसके बाद मैदान ही पड़ता है, आपको पता होगा शिवालिक के बाद मैदानी इलाका पड़ता है। तो जैसे हम मैदानी इलाके से जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो आपको पता होगा ये सारे नवीन बलित पर्वत हैं, हिमालय के भाग हैं, तो इसलिए आपको बलित पर्वत श्रृंखला पे ही टिक करना है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। जबकि अगर अवशिष्ट की बात करें तो अवशिष्ट में आपका आ जाता है विंध्याचल आ जाएगा, ठीक है, अवशिष्ट का। और भ्रंश से ये मालदा गैप जो हुआ है वो भ्रंश से हुआ है, और आपका ये बलित पर्वत, ठीक है। ब्लैक पर्वत की बात किया जाएगा तो ब्लैक पर्वत अलग देशों में भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट क्या हो गया, राइट आपका बी हो गया। कैसे पर्वत है, वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए डियर, मैं आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपके इसमें मतलब आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, काफ़ी आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट करेंगे जब आपको पता रहेगा कि कौन सी किस लोकेशन पे है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपके लिए कितना ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में चुनिए। अब देखिए ये जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, जो मैंने अभी हिमालय को डिवाइड किया, अब सेम उसी जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको जो है क्या कर दिया है, ये उसको जो है श्रेणियों में विभाजित करने के लिए आपको अवरोही क्रम में लगा दिया गया है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा। तो चलिए मैं आपको इसका डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, ये डियर आपका क्या है, इंडिया है। क्या है ये आपका, सपोज दैट आपका क्या है, इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो आपको पता होगा इंडिया में, आपको पता होगा कि ट्रांस हिमालय जो है इस तरह आया है, फिर इसके बाद बृहद हिमालय है, सॉरी ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय फिर ऐसे नेपाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए निकल गया है, फिर आपका यहाँ पे मध्य हिमालय आया है, ठीक है। ये महान हिमालय है, इसको मध्य हिमालय कहेंगे या इसको लघु हिमालय कहेंगे। इसके बाद शिवालिक भी ऐसे निकला है आपका इधर से, और ये जाके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। तो ये चापाकार आकृति में है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ पहले कि क्या मिलेगा, काराकोरम मिलेगा, फिर आपका क्या मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, फिर आपका क्या मिलेगा, जास्कर मिलेगा, फिर आपका क्या मिलेगा, पीर पंजाल मिलेगा, पीर पंजाल मिलेगा, फिर आपका क्या मिलेगा, ये आपका धौलाधर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और निम्न हिमालय क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में। अब सबसे ऊपर से नीचे ये कह रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे यानी कि अवरोही क्रम बड़े से छोटा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है आपका काराकोरम है। तो आपको देखिए ऑप्शन में काराकोरम कहीं दिख रहा है, देखिए आपका पहला बी ही मिल गया, आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब पहला ही मिल गया तो आपको अलग से लगा सकते हैं, देखिए सही टिक कर सकते हैं। पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख, यहाँ पे मैंने आपको लद्दाख बताया, फिर जास्कर बताया, सही बताया मैंने, फिर पंजाल बताया, फिर पंजाब भी बताया। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ हैं, सॉरी ये जो चोटियाँ जो बांटी गई हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ढक्कन दर्रा किन के बीच है, कहीं कहीं पे इसको डुक्कन पास भी कहते हैं, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डुक्कन पास या डुक्कन दर्रा, इंग्लिश में इसको पास कहते हैं और हिंदी में इसको दर्रा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि डुक्कन पास कहाँ पे स्थित है या किन किन के बीच स्थित है। क्या ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है, क्या ये दक्षिणी और मध्य अंडमान के बीच है,
क्या यह उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच है? क्या यह उत्तरी और दक्षिणी अंडमान की द्वीप के बीच? यहाँ पे डुक्कन पास की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा कि डुक्कन पास के मध्य, सॉरी डुक्कन पास, डुक्कन दर्रा किन दोनों के मध्य है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। आंसर बी आपका राइट हो जाता है। यह दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह के मध्य पड़ता है डुक्कन पास। कहाँ पड़ता है? ये दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य में पड़ता है आपका डुक्कन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लघु हिमालय में स्थित दर्रों का नाम क्या है? लघु हिमालय में स्थित जो दर्रे हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, या जिसको मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दर्रों से आपको पूछ रहा है लघु हिमालय में स्थित दर्रों का नाम बताओ, या दर्रे का नाम क्या है? क्या बुर्जिल दर्रा है, क्या बरमूला है, क्या जोजिला है, क्या सिपकला है? तो इसका आपको बताना है कौन सा राइट होता है आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाता है ये बारामूला दर्रा जो है कहाँ पे है? लघु हिमालय के मध्य जो है ये स्थित है बारामूला दर्रा। जबकि अगर बुर्जिल और जोजिला की बात किया जाए, बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है ये पंजाब हिमालय के मध्य स्थित है, यानी कि ये बृहद हिमालय में पड़ते हैं। आपका कौन? बुर्जिल और जोजिला जो है बृहद हिमालय में, बारामूला आपका लघु हिमालय में, और सिपकिला की बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है, ये भी बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, सो प्लीज़ आप बने रहिए इस वीडियो पे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसको कितने समूह में हम लोग बांट सकते हैं? क्या 2 भाग में बांट सकते हैं, क्या 3 में, क्या 4 में, क्या 5 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डियर सी, यानी कि हम भौगोलिक संरचना को कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा आपका, पर्वतीय क्षेत्र, और फिर इसके बाद क्या आता था आपका? मैदानी क्षेत्र आता था। क्या आता था? मैदानी क्षेत्र आता था दूसरा। फिर इसके बाद आपका पड़ता था क्या नीचे? ये आपका दक्षिण का सॉरी हाँ, तो आपका पठारी क्षेत्र पड़ता था। मैदानी के नीचे के बाद आपका पठारी आ जाता था। पठारी के बाद आपका इंडिया के जो समुद्र के तटीय यानी कि तटवर्ती मैदान कह सकते हैं, एवं द्वीप समूह कह सकते हैं, उसको एक ही में बांटना है आपको। तो चौथा पार्ट आप किस में बांट सकते हैं? तटवर्ती मैदान। ठीक है, तटवर्ती मैदान या फिर द्वीप भी एक ही बात होगी। तो 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, सो टाइम ज़्यादा लग रहा है डिस्क्राइब करने में, सो प्लीज़ आप परेशान मत हो जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में उस द्वीप का नाम बताइए जिससे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अब ये पूछ रहा है कि भारत की उस द्वीप का नाम बताइए जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बहुत ही क्वेश्चन ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या रोसे द्वीप पर है, रोस द्वीप पे, क्या निकोबार द्वीप में है, क्या लक्षद्वीप में है, क्या बैरन द्वीप में है? तो मैं आपको बता दूं भारत का एक ही मात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे स्थित है? बैरन द्वीप पे है, और इसका नाम भी है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी है,
जो कि कैसा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। और और भी एक ज्वालामुखी है जो कि एक मृत ज्वालामुखी है, वो भी कहाँ पे है, ये बैरन द्वीप कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब लक्षद्वीप को क्या कहते हैं, एटॉल द्वीप भी कहते हैं, यानी कि घोड़े की नाल की तरह ये एटॉल द्वीप है। यानी कि भारत का जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप आपको पता होगा, ठीक है, प्रवाल द्वीप है। और प्रवाल प्रवाल भारत में कितनी जगहों पे पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सपोज दैट ये इंडिया है, तो इंडिया में कितनी जगह पे, एक मिनट, मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर मैपिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको हो रही है, क्योंकि ये जो है मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैप में डिफरेंस आ सकता है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, जो कह रहा है कि मैंने बताया एटाल है यहाँ पे। तो लक्षद्वीप की बात किया जाए तो आपसे पूछता है कि भारत में जो है कि ये, अभी मैंने आपको क्या बताया, हाँ, एटाल प्रवाल प्रवाल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रवाल द्वीप कहाँ कहाँ पे प्रवाल का वास है, यानी कि भारत में कहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो पहला आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा गुजरात के एरिए में, कच्छ की खाड़ी में। और एक जगह आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको एटाल में। भारत में 4 जगह पे जो है ये क्या मिलते हैं, सॉरी एटाल नहीं, बस प्रवाल मिलते हैं। प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, 4 पार्ट में पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है। और कहाँ पे पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। कोरी क्रीक स्थित है बंगाल की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, कच्छ के रण में, लाल सागर में। बहुत इंपॉर्टेंट कोरी क्रीक, आपने सर क्रीक विवाद देखा होगा, भारत पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक विवाद किसके मध्य है, भारत पाकिस्तान के मध्य है सर क्रीक विवाद। वही क्रीक पूछ रहा है आपको, कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है। तो इससे अपन मान लगा सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि भारत पाकिस्तान के मध्य है। तो कहाँ पे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, भारत ये कच्छ के रण में हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है, कच्छ के रण में। आपको मैंने बताया था अभी, कच्छ के रण में ये हो सकता है। तो ये देखिए भारत का पार्ट है, ठीक है, ये सपोज दैट भारत का पार्ट है, इसको हम कच्छ का रण बोलते हैं, सॉरी। तो एक मिनट में फिर से बता दूं, तो देखिए ये है आपका भारत का, ये दक्षिणम पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये पार्ट को कच्छ का रण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कच्छ का रण बोलते हैं। और ये जो बोलते हैं इसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। तो कच्छ के रण की बात ही किया जा रहा है कि कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है, तो यहीं पे स्थित है। और भारत पाकिस्तान के मध्य जो है ये सर क्रीक विवाद भी है थोड़ा सा, जो कि एक दलदली भूमि क्षेत्र है। और यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जंगली गधे कहाँ पे भारत में पाए जाते हैं, तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शीर्ष दीवार निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है। शीर्ष दीवार निम्नलिखित आकृतियों में से किसका एक भाग है, सर्क का है, यू आकार की घाटी का है, वी आकार की घाटी या लटकती घाटी का है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या राइट हो जाता है, मैं आपको बता दूं, आपका ये सर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। जो शीर्ष दीवार है, हेड वॉल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यह स्थलाकृति किससे संबंधित है, ये सर्क से संबंधित है, ठीक है। सर्क जो कि हिमनद की घाटी है, क्या है ये, हिमनद की एक घाटी होती है। सर्क किसके द्वारा बनाया जाता है, हिमानी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक अर्धवृत्ताकार होती है, ऐसे होती है, एक अर्धवृत्ताकार होती है, ठीक है। कैसा होता है, एक अर्धवृत्ताकार, इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ किसके द्वारा बनाया जाता है, ये हिमानी द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में किसे अमेरिका कृषि का हृदय कहा, अमेरिका कृषि का हृदय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है।
क्या कपास की पेटी को, क्या साग सब्जी की पेटी को, क्या चारा एवं दुग्ध पेटी को, क्या मक्का की पेटी को। तो 13 का मैं आपको डी बता दूं, इसका आंसर डी राइट होगा। और डी का मतलब मक्का पेटी, जो अमेरिका में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो अन्न है वो क्या है आपका, मक्का है। मक्का, इसी को क्या कहते हैं, अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है। क्योंकि ये फसल जो है, इसका इस फसल से जो क्या क्या किया जाता है, ये देखिए मुर्गी पालन के लिए बहुत ही अच्छी इससे मिलते हैं अनाज पैदावार होती है, और सुअर पालन भी किया जाता है। ठीक है, पशुपालन उद्योग के लिए जो है मक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि यानी कि पशु, हर प्रकार के पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है मक्का। इसलिए जो है अमेरिकी कृषि का हृदय किसे कहा जाता है, मक्का पेटी का कहा जाता है। ठीक है, मक्का की पेटी को कहा जाता है, जो कि ये विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला अन्य कौन सा देश है, आपका अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, कंप्यूटर चिप के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए, कोका कोला के मुख्यालय के लिए, या फिर रसायनों के उद्योग के लिए। आपने आप इंडिया अगर पूछता है कि भारत का सिलिकॉन वैली क्या है, आपको बताना है बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, इंडिया का अगर आपका पूछता है कि सिलिकॉन वैली क्या है, तो बेंगलुरु है। जबकि अगर सिलिकॉन घाटी या वैली पूछता है, तो पूरे वर्ल्ड में पूछता है, तो आपको क्या बताना है, ये किस लिए सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है, क्योंकि ये चिप उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि कंप्यूटर के जो चिप बनते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं, और इसको सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। कहाँ पे उत्पादित होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को, ये आपको याद रखना है। तो सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है, अमेरिका को। किसके लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर के चिप जो है भारी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है, कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है। इससे आपको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। नव्यकरणीय यानी कि किसको नया, फिर से नया बनाया जा सकता है, फिर से उत्पादन किया जा सकता है तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर बताना है। क्या कोयला हो सकता है, क्या खनिज तेल हो सकता है, क्या प्राकृतिक गैस, क्या वन। तो इसको मैं आपको बता दूं, इसका आपका राइट आंसर वन हो जाएगा, क्योंकि कोयला खत्म होने के बाद फिर से वो पैदा नहीं होगा। खनिज तेल खत्म हो जाएगा तो पैदा नहीं होगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा तो पैदा नहीं होगा। अगर वन आपका खत्म हो जाता है तो उसको पुनः हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पुनः हम लोग उसे बना नहीं सकते। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस इसमें से कौन अनवीकरणीय है, तो इसका मतलब कौन इसमें नवीकरण नहीं है। तो वहाँ पे आपको वन की तरह और सारे क्वेश्चन दे देंगे, और वहाँ पे एक कोयला डाल देगा या फिर प्राकृतिक गैस डाल देगा, वो आपको ऑप्शन टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित होता है। अर्थव्यवस्था का जो साधारण मॉडल है किस पे आधारित होता है, क्या निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर, क्या परिवहन जाल पर, क्या पर्यावरण पर, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। तो मैं बता दूं, इसका आपका आंसर राइट हो जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाता है, निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर जो है अर्थव्यवस्था साधारण मॉडल जो है ये आधारित होता है। अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल जो है, इससे क्या होता है, क्योंकि निर्णय क्षमता के आधार पर हम किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव रख सकते हैं। जब हम अच्छा निर्णय लेंगे तभी हमारा जो है बिजनेस या जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी लेकिन परिवहन जाल, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तीनों मात्र इसके घटक से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके जब हम कोई अच्छा निर्णय लेंगे तो वहाँ पे हम लोग सोच लेंगे ना कि यहाँ पे परिवहन कैसा है, यहाँ की पर्यावरण कैसी है, यहाँ पे व्यापार कैसे किया जा सकता है, क्या चीज़ें यहाँ पे, तभी तो हम निर्णय लेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो 17 है, हडसन मोहाक घाटी स्थित है। हडसन मोहाक घाटी कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या फ्रांस में स्थित है, क्या यूनाइटेड किंगडम में, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्या कनाडा में स्थित है। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाता है आपको, इसका ऑप्शन राइट हो जाता है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है हडसन हडसन मोहाक। यानी कि आपको पता होगा कि हडसन है, हडसन मोहाक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये अपलेशियन पर्वत जो है अमेरिका के जो पूर्व में जो अपलेशियन पर्वत है वहीं पे जो है एनीडोना के मध्य में स्थित है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग कवर करेंगे 18। हाँ देखते हैं 18। तो 18 में हम लोग क्या देखते हैं, एक मिनट। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं, ये बनते हैं या फिर बनाए जाते हैं? किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए, क्या फिशर ने कहा, क्या सावर ने कहा, क्या जिमरमैन ने कहा, क्या स्मिथ ने कहा? तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन राइट हो जाता है आपका सी। जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं या फिर बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये बनते हैं, ये होते नहीं है, ये बनते हैं। कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, तो वो संसाधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिवासों की स्थापना में क्या है? अधिवासों की स्थापना में क्या होता है? क्या धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं? क्या राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं? क्या आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं? क्या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है डी, 19 का डी होता है। यानी कि अधिवासों की स्थापना में सारी चीज़ें जो होती हैं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जनसंख्या के व्यवसाय का प्रभाव अधिवास की गृह योजना होती है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी होता है, इसमें जीवन पद्धति भी होती है और सामाजिक आर्थिक स्तर भी होता है, ठीक है। तो ये सारी कल्पनाएं जो होते हैं, कौन बताया था? तो ये जो सारी बताएं अधिवासों के बारे में बताया था, उपरोक्त सभी बातें, तो ये फिलब्रिक द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? फिलब्रिक के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवास के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ उनका नाम, तो ठीक है। तो 20 का आपका राइट हो जाएगा फिलब्रिक। तो ये 20 का आपका बी हो जाएगा, एल फिलब्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि जो आदिवासियों के बारे में किसने बताया था? ये ए फिलब्रिक द्वारा बताया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गद्दी जनजाति जो है ये क्या है? ये चलवाती, यानी कि ये जो, पहले आपको ऑप्शन बताना फिर मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। कृषि है, क्या आखेटक है, क्या आखेटक पशुचारक दोनों है, क्या चलवासी है? तो गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर डियर हो जाता है कि ये चलवासी पशुचारण है, यानी कि ये चलते रहते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, पशुओं को चराते रहते हैं, जिसे इनको चलवासी पशुचारण भी कहा जाता है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि गद्दी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो ये इंडिया में पाई जाती है। इंडिया के किस राज्य में पाई जाती है, ये भी पूछ सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये कैसी जनजाति है? चलवासी पशुचारक जनजाति। गद्दी कहाँ पे पाई जाती है? ये भारत में पाई जाती है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पे मैचिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। एक दो क्वेश्चन आपके अगर सेट हो जाते हैं तो फिर आप सही कर ले जाते हैं। तो देखिए, सूची को मिलाना है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। तो देखिए, कुकी जनजाति क्या कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? बक्करवाल कहाँ पे पाई जाती है जनजाति? मोपला डाफर कहाँ पे पाई जाती है? क्या केरल, गुजरात, मणिपुर, जम्मू कश्मीर? तो देखिए, इसमें आपको जहाँ पे जो आता होगा उसको पहले टिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने सुना होगा मोपला, मोपला को बहुत सुना होगा, तो ये मोपला को ही आपको पहले टिक करना है। मोपला कहाँ पे पाया जाता है? ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल में पाया जाता है मोपला, ये याद रखिए। अब सिंपल सी बात है, सी का 1 मिला लीजिए। ये देखिए, सी का 1 यहाँ पे आपको मिल रहा है, सी का 1 सी में ही मिल रहा है। तो ये आपका आंसर, तो इसे पकड़ सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा राइट हो जा रहा है? सी जो है, सॉरी, सी का 1 यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे भी हो रहा है। 3 ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं सी का 1, ठीक है। चलिए, 1 से आपको नहीं मिला, आप 2 पे देखते हैं। डाफर भी आपने बहुत सुना होगा, डाफर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो डाफर कहाँ पे पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है। अब चलिए मिलाइए डी का 2, डी के 2 से देखिए आपका मैचिंग हो रहा है। तो देखिए, डी का 2 कहाँ पे है? एक मिनट। तो देखिए, डी का 2 कहाँ पे है आपका? तो देखिए, डी का 2 यहाँ इन दोनों में है।
जबकि सी का 1 भी था। तो देखिए सी का 1 यहाँ भी है, डी का 2 यहाँ भी है, दोनों मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी इसमें नहीं, सी इसमें सही था बट डी इसमें रॉन्ग है, इसलिए ये नहीं हुआ। तो आपका सी वाला ऑप्शन बचा था, तो सी वाला बचा तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। तो समझ में आया ना। ये अब चलिए एक बार मैं बता दूं आपको, मोपला कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। डाफर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। और फिर बक्करवाल की बात करें तो बक्करवाल कहाँ पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और कुकी की बात किया जाए तो ये मणिपुर की जनजाति है। तो केरल में मोपला, गुजरात में डाफर, फिर मणिपुर में कुकी और जम्मू कश्मीर में बक्करवाल। तो ये जनजातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपको इसको केयरफुल रखना है। तो देखिए ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर कमेंट लाइक जरूर करते रहिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की जो ये कलेक्शन है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, जो कि थोड़ा बहुत ही सही बट आपके लिए ये मेरी तरफ से हेल्पफुल तो ज़रूर ही होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि 100% मेरा ही क्वेश्चन आएगा, बट ये तो मैं कह सकता हूँ कि 50% चांसेस रहेंगे कि आपकी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। सुमेल कीजिए, ये तो हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, सुमेल फिर से आया है, तो मतलब मैचिंग का ही है। तो मैचिंग का हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, अभी आया था बाटू कहाँ पे है, इनका कहाँ पे है, जारवा लैप्स कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, यहाँ पे आपको याद करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको याद करना है। तो 23 का चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं। इसमें आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है, यानी कि कौन आपको जहाँ पे ज़्यादा मतलब जनजाति देखने को मिलती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जारवा तो बहुत पढ़े होंगे, ये हमारे देश की जनजाति है, तो इसको हमको जानना ही ज़रूरी पड़ता है कि जारवा कहाँ पे है, अंडमान में है। तो देखिए सी का 3 कहीं भी मिल रहा है आपको, देखिए सी का 3 यहाँ पे एक ही मैचिंग से आपको ये चारों मैचिंग आपका सॉल्व हो गया। सी का 3 1 ही मिल रहा है, आपको पता है जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। ठीक है, यहाँ पे जारवा और सेंटलीज जनजाति पाई जाती है, जो सबसे खतरनाक जनजाति होती है सेंटलीज, वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो जारवा अंडमान में, चलिए और भी मैचिंग करा देते हैं आपको, आपका आंसर तो राइट हो गया। अब यहाँ पे बाटू की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये मध्य अफ्रीका में ही है। इंका की बात करें तो कहाँ पे है, इंका ये पेरू में ही है। ठीक है, और लैप्स का की बात करें तो क्या है, स्कैंडिनेवियन देश में ही इसका लैप्स का ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बाटू कहाँ पे है, मध्य अफ्रीका में है। इंका कहाँ पे है, पेरू पे है। जारवा कहाँ है, अंडमान में है। और लैप्स कहाँ पे है, स्कैंडिनेवियन देशों में स्थित है लैप्स। तो ठीक है, जारवा अंडमान में आपको याद रखना है, इंका पेरू में, बाटू मध्य अफ्रीका में, लैप्स स्कैंडिनेवियन। इसका डियर आप ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाता है ये। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 का देखते हैं हम लोग। 24 में देखिए, किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग 4 अरब है, लेकिन किस समय ये पूछ रहा है कि 1 अरब हुआ था। ठीक है, किस समय हुआ था 1 अरब जनसंख्या, यानी कि 100 करोड़ 1 अरब। ठीक है, तो 24 का आपको बताना है कौन सा राइट होता है। ये 1850 में ही हो गया था। कब हुआ था, 1850 में जो है आपका 1 अरब जनसंख्या विश्व की टोटल हो गई थी। ठीक है, इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत की जनसंख्या इस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या है। आपको 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं बताना है, मुझे पता है जो 2010-11 की जनगणना में जो बताया गया है। ठीक है, तो वो 121 अरब बताया, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ बताया गया है। इससे इधर आपको बताना है कितना है प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। मानव रे मानव, यानी कि इसका ट्रिक है मानव रे मानव। मानव रे रे आपको जहाँ कहीं भी दिखा दे तो मानव भूगोल का जनक वही हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, फ्रेडरिक रेटजेल। बहुत ही ये अच्छा ट्रिक है, मानव भूगोल का जन्मदाता पूछता है तो मानव रे। ठीक है, तो रेटजेल हो जाते हैं। 25 का आपका क्या राइट हो जाता है, डी आपका राइट हो जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आज, क्योंकि टाइम भी हो रहा है ज़्यादा। सो आप बने रहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है। चलिए निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा? क्या इब्न बतूता, इब्न खालदून, इब्न हाकल, अल मसूदी? किसने सबसे ज़्यादा यात्रा किया? जो ये कौन से थे भूगोलवेत्ता थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा? किस में लिखा है? तो इसका 26 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, ये आपके इब्न बतूता हैं। कौन है? ये बतूता हैं। ये एक भूगोलवेत्ता हैं जो सर्वाधिक रूप से जो है भूगोल यात्राएं की हैं। ठीक है, ये इब्न बतूता को जो है यूरोप जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का मार्को पोलो कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इब्न बतूता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का मार्को पोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और मैं इनकी बुक का भी नाम बता दूं, इनकी बुक है रेहला। रेहला इनकी बुक है, इसी में इन्होंने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है, जो सर्वाधिक जो यात्रा किए हैं ये, और आने वाली पीढ़ियों के लिए रेहला नाम की इनकी एक पत्रिका है, बुक है, जिसमें इन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। और इनको यूरोप में क्या कहा जाता है? यूरोप का मार्को पोलो कहा जाता है, इब्न बतूता को। 27 देखते हैं हम लोग। मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है द्वारा परिभाषित किया गया है। क्या जे ब्रेंचेज ने किया है, इसी सैंपुल ने, एच जे मैकिंडर ने, पीबी ब्लेंचे ने? तो आपको बताना है किसने इसका परिभाषा किया है कि मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। तो 27 का आपका राइट हो जाता है, 27 का आपका बी राइट हो जाता है। इसी सैंपल ने ही इसको जो है परिभाषित किया है कि मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रेडिजल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? रेडिजल की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? सिस्टमेटिक जियोग्राफी है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट है, या फिर फिजिकल जियोग्राफी है, या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी है? तो 28 का आपको पता होगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है इनकी प्रसिद्ध बुक है, किसकी? रेटिजल की, जिनको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक भी किसको कहा जाता है? रेटिजल को कहा ही जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो ये देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो ये सैंपल की बुक है। किसकी बुक है? ये सैंपल की, कुमारी सैंपल, जो आपको पता होगा कि ये अमेरिका की है। ठीक है, जिसमें अमेरिका के इतिहास की भौगोलिक दशाओं का वर्णन इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया? वारेनियस ने, हम्बोल्ट ने, कांट ने, रीटर ने? तो 29 का आपको बताना है किसने भूगोल का वर्णन करने या वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले? तो कौन किया था? ये कांट ने किया था। किसने किया था? ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के द्वारा ये किया गया था कोरियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और आज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा आपके लिए। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक किसका है? शैवाल तलीय भित्तियों का है, महाद्वीपीय मग्न तटों का है, या खुले महासागरों का, या फिर ज्वारी नदमुखी का? ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि ये आप पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पे होते हैं? जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज़्यादा, तो क्या शैवाल तथा भित्तियाँ हैं? क्या महाद्वीपीय मग्न तट का है? क्या खुले महासागर हैं? क्या ज्वारी नदमुख हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्रों की अधिकता पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 30 का ए है, जो आपकी शैवाल और भित्तियाँ जो होती हैं ये क्या पाई जाती हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज़्यादा उत्पादन करती हैं, और इन्हीं को सामुद्रिक वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षा। सामुद्रिक वर्षा, देखिए पिछली बार टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सामुद्रिक वर्षा किसे कहा जाता है? तो समुद्री शैवालों को जो है, समुद्री शैवालों को ही या प्रवाल भित्तियों को ही सामुद्रिक वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अब प्रवालों की बात कर लिया जाए थोड़ा सा,
तो देखिए प्रवाल जो होते हैं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के तापमान में रहना पसंद करते हैं। इनका जो विकास होता है 20 से 21 डिग्री के मध्य जो है इनका जो विकास होता है तापमान में बहुत ही अच्छा होता है। ये उथले सागर में रहना पसंद करते हैं और यहाँ पे प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि 200 से यानी कि 60-70 मीटर, या कह सकते हैं 60 से 70 मीटर, या फिर कह सकते हैं आप 200 से 250 फीट की गहराई में ये अपना जीवन यापन जो है बहुत अच्छी तरह से करते हैं। प्रवाल जो है मरते नहीं, इनका विकास इन एरिया में ज़्यादा होता है। समुद्र के उथले भाग में गहराई कितनी होती है? 60 से 70 मीटर भी कह सकते हैं, या फिर 200-250 फीट कह सकते हैं। टेम्परेचर कितना इनको चाहिए? 20 से 21 सेंटीमीटर के मध्य इनका टेम्परेचर रहना है इनके उत्तम विकास के लिए, जो कि इनको सामुद्रिक वर्षा भी कहा जाता है। और तो इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो डियर फ्रेंड, आप कमेंट करके बताइए ये सेशन आपके लिए 30 का कैसा रहा, जो कि ज्योग्राफी का था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा रहा कि नहीं, कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो इसको अपने दोस्तों और किसी अपने फैमिली मेम्बर के पास शेयर करते रहिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और कहीं ना कहीं आपका योगदान भी उनकी सफलता के पीछे आपका श्रेय होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लगभग 35 क्वेश्चन लेके, यानी कि हम एक पार्ट में 64 3 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।